क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर है वो हम अध्ययन करेंगे रासायनिक समीकरण है, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे को बातें हैं या फिर उसके लिखने के क्या क्या चरण होते हैं। कल है वो हमने रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की जो विधि है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की मैंने 2 तरीके बताए थे, जो आपको आसान लगे वो आपको अच्छे से वहां पर करके आने हैं। अब यहाँ पर हम कुछ अन्य यहाँ पर हमारे जो लिखने के चरण है वो बाकी रह गए थे। अन्य चरण कौन से थे? पहला जो चरण बताऊंगा, ठीक है, जो हमारे पीछे के चरण थे उससे आगे ऐड कर लेना। वहां पर जो भी चरण पढ़ाए थे 6 7 जो भी पढ़ाए उससे आगे का ये चरण है, मेरे को वो पीछे वाला पता नहीं है। फिर अब मैं यहाँ से 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, रासायनिक जैसे पहले शुरुआत से क्या बताया था भाई, अभिकारक उत्पाद लिखना है, तीर का निशान लगाना है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक उत्पाद है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी अणु है उनको बराबर करेंगे, दो जो भी संख्या है उसको जोड़ देंगे आगे। फिर वो जो हमारी रासायनिक समीकरण होगी उसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया तो अब हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि हमारे को रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हमारे को लिखनी होती है भौतिक अवस्था, कि वो सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है, क्या है। तो ध्यान रखना, ठोस के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे S का, और द्रव्य के लिए हम प्रयोग करेंगे L का, लिक्विड का, और गैस के लिए प्रयोग करेंगे हम G का, और वाष्प की बात करें तो वाष्प के लिए हम प्रयोग करेंगे AQ का, एक्वस, ठीक है, एक्वस, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखो आप रासायनिक समीकरण संतुलित करने के बाद हम परावस्था लिखेंगे, ठीक है, परावस्था या अवस्था लिखेंगे। जैसे C+O2 से क्या बनता है आपका CO2। अब यहाँ हमारा पहला काम तो ये होता है कि रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना। अब यहाँ पर तो संतुलित है तो हमारे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। संतुलित करने के बाद हमारा अगला चरण होता है कि यहाँ पर हमारे क्या लिखनी है, इसकी परावस्था लिखनी है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ये कार्बन है, ये क्या, कोयला क्या होता है, ठोस होता है ना, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, इसलिए जी लिख दिया। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या होती है, गैस होती है, इसलिए जी। तो आपको ये यहाँ पर नीचे ऐसे लिखना है, ये सॉलिड लिख दिया, ये कोष्टक में जी लिख दिया, यहाँ पर जी लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक और उदाहरण और देखते हैं, जैसे N2+H2, इससे बन गया आपका NH3। तो यहाँ पर जो ये N2 होगा वो भी गैस होगा, हाइड्रोजन भी गैस होगी और NH3 भी गैस होगी। तो इस प्रकार से आप क्या लिख दोगे, रासायनिक समीकरण उसको संतुलित करने के पश्चात, ये संतुलित नहीं है ना, इसको संतुलित करते हैं, कितने यहाँ पर 2 आएंगे ना, नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन इस साइड में, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पर क्या कर दो, 3 हो गया। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर परावस्था लिखोगे। अब मान लो ये तो हो गया आपका जो अगला चरण हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित करने के बाद में। अब आगे जो अगला आपका चरण रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको जैसे ही आप परावस्था लिख देते हो, परावस्था लिखने के बाद में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर फिर आपको लिखना होता है, अगर आपके पास में कोई भी दाब, ताप या कुछ अन्य दे रखा है, दाब दे रखा है, तब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वो दाब या ताप है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको दे दिया दाब या ताप, मतलब ये अभिक्रिया वो किसी दाब या ताप पर ही संपन्न होती है, ऐसे थोड़ी होती है। ताप की आवश्यकता होती है ना, है जैसे दूध है, दूध के अंदर पानी डालेंगे, चाय डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे तभी तो चाय बनेगी ना, बिना गर्म किए चाय थोड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हमारे को चाय बनानी है, चाय नहीं बनानी है, अभिक्रिया करवानी है, तो अभिक्रिया करवानी है तो यहाँ पर किसको क्या करना पड़ता है, कुछ इसमें ताप देना पड़ता है या फिर इसको क्या देना पड़ता है, दाब देना पड़ता है। कभी कभी दाब या ताप दोनों भी देना पड़ सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको दाब लिखना है, तो जैसे ताप लिखना है तो आप लिखोगे 773 केल्विन और 200 ATM, ठीक है। ये 773 केल्विन 200 ATM, ये क्या है आपका, ये केल्विन ताप हो गया, ATM मतलब एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब हो गया। तो जब भी आपको दाब लिखना होता है तब आप क्या करोगे, उसको तीर के निशान के ऊपर या यहाँ पर नीचे पर लिख सकते हो, और आपको कहीं पर नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका अगला चरण। तीसरा जो चरण है, अगर आपको उत्प्रेरक दे रखा है, उत्प्रेरक क्या कार्य होता है उत्प्रेरक का, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सिंपल भाषा में समझो तो ये क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या फिर घटाता है। मतलब जो अभिक्रिया आपकी 10 सेकंड में होने वाली अभिक्रिया है, अगर उसके साथ में हम उत्प्रेरक डाल देंगे, उत्प्रेरक कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं होती, उत्प्रेरक हमारे तत्व ही होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम तत्व को एक ऐसा तत्व डाल देंगे तो वो क्या करेगी, अभिक्रिया जो 10 सेकंड में हो रही थी वो 1 सेकंड में हो जाएगी। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया 10 सेकंड में हो रही है, अगर उसके अंदर उत्प्रेरक डाल देंगे तो फिर उसको घंटों लग जाएंगे या फिर कई दिन लग जाएंगे। तो उत्प्रेरक
है वो अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करता है। उसके बारे में हमारा पूरा आगे हमारा जो आएगा उसमें टॉपिक आएंगे तो उसके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। तो जब भी आपके उत्प्रेरक आए तो उत्प्रेरक को भी आए, जैसे हमारे एक उदाहरण देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आपका एथीन। क्या होता है? एथीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि C2H4। क्या लिख सकते हो? C2H4। C2H4 की जब करवाया जाता है हाइड्रोजनीकरण, एथीन का क्या करवाया जाता है? जब हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण करवाने के लिए यहाँ पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं निकल। क्या बोलते हैं? निकल। तो जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका CH3 और फिर CH3। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जैसे डबल बॉन्ड हटेगा, मैंने बताया कार्बन के कितने बंध बनते हैं? 4 बंध बनते हैं। तो कार्बन के 2 बंध ये और एक ये बंध पहले यहाँ पर था, तब तो इसकी संयोजकता पूरी थी, लेकिन अब मान लो यहाँ पर अगर हमारे को H2 जोड़ना है तो हमारे को ये बीच में जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। तो ये एक बंध जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन की देखो कितने बंध बन रखे, 2 तो हाइड्रोजन वाले और एक 3 ही बंध बन रखे। इसका मतलब इसको एक बंध की आवश्यकता और है, इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ गया, देखो यहाँ पर एक इसके साथ जुड़ेगा, 3 हो गए और यहाँ पर भी 3 हो गए। तो ये एथीन से बन गया, इसको कहते हैं एथीन। ठीक है, ये हमारा जो अगला चैप्टर आएगा उसके अंदर ये आपके आएंगे IUPAC नामकरण है वो कैसे करते हैं हम। ठीक है, जो आपका 8वां चैप्टर है कार्बन है, उसके बाद उसमें हम ये अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे को रासायनिक समीकरण उसमें देखना था कि जब उत्प्रेरक आए उनको कहाँ पर लिखते हैं। तो जब भी आपको उत्प्रेरक मिले, ताप मिले, दाब मिले, तब आपको क्या करना है, तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे वो आप कहीं पर लिख सकते हो। उसके बाद में मान लो कुछ ऐसी अभिक्रिया मिल गई आपको, ये तो हो गया तीसरा चरण। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय। जैसे N2 प्लस H2, इससे बनता है आपका NH3, बनता नहीं यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जो N2 और H2 है, ये मिलकर किसका निर्माण किया इन्होंने? NH3 का निर्माण किया, अमोनिया का निर्माण किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, हमें पता है यहाँ पर। तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनसे अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस क्या बन जाता है? अभिकारक बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को है वो क्या कहते हैं? हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जब भी आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हमारे को एक अलग चिन्ह की आवश्यकता होती है, और वो अलग चिन्ह क्या होगा? जो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो उसमें हम इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाना है, ये तीर का एक ऐसे लाइन बनानी है, फिर ऐसे यहाँ पर लगाना है, और फिर ये इस प्रकार से। इसको आप ऐसा बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये तीर का निशान इस साइड में ऊपर वाला और ये हो गया, बनाना इसी प्रकार से। ऐसा नहीं है कि ये कर दोगे, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब चिन्ह होता है। ये अगर अभिक्रिया वो क्या है आपकी? उत्क्रमणीय। और ये जो अभिक्रिया वो असल में उत्क्रमणीय होती है, मतलब N2 H2 मिलकर NH3 बनाते हैं, और NH3 से वापस क्या बन सकता है? N2 और H2 वापस से बन सकता है। तो ये हो गई आपकी उत्क्रमणीय अगर अभिक्रिया हो तो वहां पर हम इस प्रकार का चिन्ह वो प्रयोग में लेंगे। अब आपके जो पांचवी जो आपकी चरण आता है, पांचवा चरण क्या आता है कि जब भी आपकी अभिक्रिया है, कुछ कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उष्मा ग्रहण करती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं, जिसने उष्मा का ग्रहण किया, जिसमें उष्मा का ग्रहण किया उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, उष्मा का शोषण करती है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जो क्या करती है, कुछ कुछ ऐसी भी अभिक्रिया होती है जैसे उनको अगर क्रिया करवाते हैं उनमें से ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं उष्मा सेपी। उष्मा सेपी अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें से उष्मा निकलती है, उष्मा का वहां पर निर्गत हो जाती है। और जो आपकी वो अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है उनको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो अगर अभिक्रिया के अंदर उष्मा शोषी, अगर आपको देखना है कि वहां पर अभिक्रिया उष्मा शोषी है या उष्मा सेपी है, तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभिक्रिया उष्मा सेपी होगी उसमें आप प्लस का चिन्ह लगा के आगे जो भी ऊर्जा है वो उष्मा है वो निकालिए। उष्मा सेपी मतलब ऊर्जा का निकलना, ऊर्जा का निकलना, ये इसका मतलब होता है। तो उसके आगे आप पॉजिटिव चिन्ह लगा के वहां पर जो भी उष्मा निकले उसको लिख दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे N2 प्लस H2 ये अभिक्रिया होती है, इससे बनता है आपका NH3। तो ये जो अभिक्रिया है ना वो है आपकी उष्मा सेपी। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा सेपी। तो उष्मा सेपी है, तो उष्मा सेपी के लिए आप प्रयोग करोगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, यहाँ पर प्लस लगाना है। और यहाँ पर जो भी आपकी ऊर्जा निकली है, तो यहाँ पर ऊर्जा आपकी निकलती है लगभग
एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है, फिर भी 10.2 किलो कैलोरी पर मोल इतना ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो N2 प्लस H2 से NH3 और यहाँ पर क्या बन गया प्लस करके, प्लस कर दिया, इसका मतलब आपको ये बोल दिया, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि ये अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माशोषी है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि हमने पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी होती है, उसके लिए प्लस चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर जैसे आपने ये ऊर्जा देखी, ये होती है किलो कैलोरी पर मोल, ये ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक है यहाँ पर। तो किलो कैलोरी पर मोल 10 किलो कैलोरी पर मोल है, इसके आगे प्लस लगा है, इसका मतलब प्लस लगते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो जो अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और जब भी आपकी ऊष्माशोषी होगी अभिक्रिया, कौन सी होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, तो ऊष्माशोषी के लिए आपका क्या लगेगा? यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। जैसे N2 प्लस का O2, इससे बनता है आपका N2O, ये सॉरी NO2 बनेगा, ठीक है। तो NO2 बन गया, तो यहाँ पर NO2 बना, तो इसके साथ में यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर इसने क्या, उष्मा का क्या है, ऊष्माशोषी का मतलब उष्मा का अवशोषण। तो उष्मा का अवशोषण होगा, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस का 21.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो जैसे ही आपके पास में ये दिख गया कि यहाँ पर माइनस लगा, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो क्या आपकी उष्मा शोषी है। तो इस प्रकार से आपका ये 5वां चरण है कि अभिक्रिया है वो उष्मा शोषी है या उष्मा सेपी होती है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। अगर प्लस लिखा तो उष्मा सेपी होगी, माइनस लिखा तो उष्मा शोषी होगी। ये हो गया आपका 5वां लिखने का चरण। तो ये हो गए आपके सारे जितने भी कोई भी रासायनिक समीकरण है, उस रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण के क्या क्या उसके लिखने के चरण होने चाहिए, वो सारे हमने चरण है वो हमने देख लिए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या फायदा होता है, मतलब रासायनिक समीकरण से हमारे को किन किन चीजों के बारे में पता चलता है किसी अभिक्रिया में। तो एक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण से क्या क्या पता चलता है। तो रासायनिक समीकरण से क्या क्या पता चलेगा, पहली बात करें तो सबसे पहले तो हमारे को पता चल जाता है कि वहां पर जो अभिक्रिया होगी उसकी जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी। अभिक्रिया के अंदर जो भी अणु परमाणु जितने भी उनकी भौतिक अवस्था क्या क्या होती है। जैसे C+O2 से CO2 बनता है, तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण ये C+O2 से CO2 बना, ये क्या होगी रासायनिक समीकरण होगी। इस रासायनिक समीकरण में कार्बन है वो सॉलिड होता है और ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है आपका गैसीय अवस्था में, CO2 क्या है गैसीय अवस्था में। तो कोई भी रासायनिक समीकरण है उससे हमें भौतिक अवस्था है वो अणु परमाणु उनकी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला तो इसका गुण ये हो गया रासायनिक समीकरण का। दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वहां पर जो अभिक्रिया होगी वो समीकरण होगी रासायनिक समीकरण वो उष्माक्षेपी होगी या फिर उष्माशोषी, उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो इसका गुण हो गया रासायनिक समीकरण का, कि रासायनिक समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अणु परमाणुओं की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं कि कितने अणु है कितने परमाणु। जैसे C+O2 था या फिर मान लो आप N2 प्लस H2 से NH3 बना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने यहाँ पर परमाणु थे नाइट्रोजन के। अगर अभिकारक की बात करें तो नाइट्रोजन में अभिकारक में 2 आपके परमाणु थे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अणु परमाणु है उनकी अणुओं की जो संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसमें उष्माक्षेपी का मतलब शोषी का पता चल जाएगा, भौतिक अवस्था का पता चल जाएगा, अणु परमाणु की संख्या क्या है उसका क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, और कितना दाब या ताप लगता है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। उसके ऊपर पहले लिखा होगा कि इतना दाब लगेगा इतना ताप लगेगा। तो ये हो गए आपके रासायनिक समीकरण के कुछ ऐसे गुण जिनकी सहायता से हम रासायनिक अभिक्रिया के वहां पर ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या प्रयोग में लिया जाएगा। लेकिन रासायनिक समीकरण है उसके कुछ ऐसे पॉइंट भी है जिनसे हमारे को कुछ बातें पता नहीं चलती है। मतलब अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण देखेंगे तो वहां पर हमारे को क्या क्या पता नहीं चलेगी। वहां पर हमारे को एक तो पता नहीं चलेगी जो भी हम अणु परमाणु या आयन लेंगे उनकी सांद्रता पता नहीं चलेगी। सांद्रता मतलब उनकी मात्रा कितनी होगी। हमें जैसे N2 प्लस H2 है, इससे NH3 बनता है, हमें ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, लेकिन हमारे को इनकी मात्रा नहीं पता चलती। मात्रा कहने का मतलब यहाँ पर कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, इसके बारे में हमारे को रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक समीकरण है उसका एक ऐसा पॉइंट है जिस मतलब जो खराब पॉइंट है जो हमारे को यहाँ पर पता नहीं चलता है। तो एक तो हो गया इसका कि भाई यहाँ पर हमारे को कोई भी अणु परमाणु है उसके उस सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है। यहाँ पर ये आपको है वो रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आप अच्छे से जो आपके बुक के अंदर है उसको पढ़ लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो हमने देख ली
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हो गए, रासायनिक समीकरण हो गई। अब बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को अणुओं या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को है वो अणु या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करेंगे, उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। और जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कोयले का ऑक्सीजन के साथ में जलना, तो कोयले का ऑक्सीजन के साथ में जलना क्या है आपका? उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये क्या हुई? आपकी रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में वो कभी भी द्रव्यमान की स्थिति है वो नहीं होती है। कैसे? जैसे देखो आप, जैसे Mg+O2 ये होता है मैग्नीशियम फीता, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम फीते का देन, मैग्नीशियम फीता, ये फीता, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम फीते का देन। तो अभिक्रिया ऐसे भी आ सकती है, तो मैग्नीशियम फीते का देन कैसे होता है? तो Mg+O2, तो Mg+O2 जब अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा यहाँ पर MgO, क्या बनेगा? MgO बनेगा। यहाँ पर आप 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। और ये पता है ना यहाँ पर कि MgO है, यहाँ पर O है, वो ये MgO क्यों बना, MgO2 क्यों नहीं बना? क्योंकि ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? एक ऑक्सीजन होता है, उसकी संयोजकता होती है आपकी -2, और एक Mg होता है 12 पर आता है तो 10 पर जाएगा तो कितनी होगी? +2 -2 सीधे जुड़ रहे हैं, तो हमारे कोई 2-3 करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर MgO मिला। ये मिल गया हमारे को मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर आप द्रव्यमान देखोगे तो द्रव्यमान देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होगा? मैग्नीशियम है वो कितने पर आता है आपका? 12 नंबर पर आता है, तो लगभग इसका मानते हैं यहाँ पर 24 तो नहीं होता, 24 से ज्यादा होता है, ठीक है। सोडियम का 23 होता है, फिर भी एक बार हम मान लेते हैं कि भाई इसका अगर परमाणु द्रव्यमान कितना 24 है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कितने Mg आपके? 2 Mg है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 24 × 2, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन है आपके 2, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 8 16, तो मतलब 16 × 2, ठीक है। और इस साइड में कितने होंगे? इस साइड में भी Mg कितने आपके? 2 है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे द्रव्यमान? 2 × 24, और प्लस का ऑक्सीजन कितने आपके? ऑक्सीजन है आपके यहाँ पर 16 × 2 होंगे ना, 16 × 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 1 है, तो 1 के लिए कितना प्रयोग मिलेंगे यहाँ पर? कितना होता है? 16 होता है, 16 × फिर से क्या हो जाएगा? 2। तो ये और ये क्या है? बराबर नहीं है यहाँ पर? बराबर है ना। तो कोई भी परमाणु द्रव्यमान की हानि हुई क्या यहाँ पर? नहीं हुई ना। इस प्रकार से वो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो भी है, मतलब जो भी द्रव्यमान है उसमें कोई भी हानि नहीं होती। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर भी आपका टॉपिक आया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक और अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे C+O2, C+O2 इससे क्या बनता है आपका? CO2। तो यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है आपका? 12 होता है, 12 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 का 16 होता है, 16 × 2 मतलब कितना हो गया? 32 हो गया। तो इस साइड में कितना हो गया टोटल आपका? 4 और 4 मतलब 44 ग्राम, कितने होते हैं ना? 2 2 4 3 1 4, 44 ग्राम। और इस साइड में कितना हो गया? देखो कार्बन है, 1 का कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन कितने? 2 है, और 1 का ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो कितना हो गया? 12 प्लस का कितना हो गया? 32। तो ये भी कितना हो रहा है आपका? ये भी हो गया आपका 44 ग्राम। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो अभिकारक जितना द्रव्यमान है उतना ही किसका द्रव्यमान है? उत्पाद का द्रव्यमान है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी वो द्रव्यमान की स्थिति नहीं होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया है, अब यहाँ पर हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो चालू होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अनेक प्रकार की होती है। तो कुछ अनेक प्रकार की अभिक्रियाओं में से हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ये जो पार्ट है वो सब, ये जो हम अभी पढ़ेंगे उस पार्ट का, इस पार्ट का जो छठे पार्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको इनको ध्यान में रखना है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अब हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा प्रकार होता है वो होता है
संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है? संयुग्मन या फिर योगशील या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ये तीन नाम आपको याद रखना है, संयुग्मन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? संयुग्मन या योगशील या योगात्मक जो है अभिक्रिया, उनकी परिभाषा क्या होती है कि इनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक आपस में अभिकारक संयोग करके, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा लिखता हूं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयुग्मन या सीधे लिखते संयुग्मन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं कहते हैं। तो पता चल रहा है आपको क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C+O2, ये क्या होगा? एक अभिकारक और एक अभिकारक, दो अभिकारकों के इन्होंने मिलकर किसका निर्माण किया? CO2 का। तो दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक ही वो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे को ये चीज पता चल गई कि इसको क्या बोलेंगे हम। ये अगर अभिक्रिया आ गई और पूछ लिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? ये है वो संयुग्मन, योगशील या योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। N2+H2 से NH3 बनता है, वो भी आपकी क्या है? संयुग्मन या योगात्मक। दो अभिकारक होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि दो या दो से अधिक मतलब अधिक है वो अभिकारक होने चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? आपका उत्पाद होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको बोलते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के दौरान वो एक नए बंध का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर बंध है वो आपस में यहाँ पर नहीं बने हुए और यहाँ पर एक नया बंध बन गया। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि योगशील या योगात्मक अभिक्रिया होगी, वहां पर एक नए बंध का निर्माण होगा। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार। अब दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होती है? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको ढंग से समझना है। क्या है? देखो, जब अभिक्रिया में एक अभिकारक या अभिकारक के समूह द्वारा दूसरे अभिकारक या अभिकारक के समूह को विस्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? जब अभिक्रिया में एक अभिकारक या अभिकारक के समूह द्वारा दूसरे अभिकारक के या अभिकारक के समूह के द्वारा क्या कर दिया जाता है? उसका विस्थापन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये आपका एक अभिकारकों का समूह है, ये तो अभिकारकों का समूह है ना, प्लस यहाँ पर एक हो गया आपका अन्य, ये हो गया एक अभिकारकों का समूह और ये हो गया आपका एक अभिकारक। अब यहाँ पर होगा क्या? ये C क्या कर देगा? B को यहाँ से विस्थापित कर देगा और B की जगह वो कौन जुड़ जाएगा? C जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका नया यौगिक क्या बन जाएगा? A और C और प्लस B को क्या करने? इसको विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है जिसमें एक अभिकारक है वो दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये तो हमने एक ऐसे एग्जाम्पल लिया था। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। जैसे CuSO4, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जिंक के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ZnSO4 और प्लस का Cu। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये एक अभिकारक का समूह है, यहाँ पर एक अभिकारक, इस अभिकारक ने क्या कर दिया? इस Cu को यहाँ से निकाल दिया ना।
तो जैसे ही जिंक ने यहाँ पर CO को निकाला तो यहाँ पर बन गया ZnSO4 प्लस CO। कहने का मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो कॉपर सल्फेट का, एक यहाँ पर भी आता है कॉपर सल्फेट का, यहाँ पर नीला रंग है, वो जैसे ही हम क्या कर देते हैं यहाँ पर जिंक मिला देते हैं उसके साथ में, Zn क्या होता है जिंक, तो आपका क्या बनता है यहाँ पर CO है वो निक्षेप में तो होने लगता है, और जो नीला रंग है वो लगभग वो विलुप्त हो जाता है, नीला रंग विलुप्त हो जाता है, नीला रंग है वो विलुप्त हो जाता है यहाँ पर। तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग को विलुप्त करने के लिए उसमें क्या मिल जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जिंक मिलाया जा सकता है, जिंक मिलाया जाता है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। क्या ये अभिक्रिया ऐसे संपन्न हो सकती है, ZnSO4 प्लस का CO, और यहां से बन गया CuSO4 प्लस का Zn, भाई ऊपर जैसी तो है, यहाँ पर भी एक अभिकारक क्या करेगा, दूसरे को विस्थापित कर रहा है, और यहाँ पर भी एक अभिकारक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाली अभिक्रिया वो संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका कारण है कि यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि वही विस्थापित कर सकता है दूसरे को जो अधिक क्रियाशील है, जो खुद क्या हो, अधिक क्रियाशील हो दूसरे की अपेक्षा। तो यहाँ पर जिंक और CO में से अगर बात करें तो यहाँ पर जिंक है वो आपका है वो अधिक क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, CO की अपेक्षा, मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है। इसी वजह से यहाँ पर जिंक है वो क्या कर देता है, CO को विस्थापित कर देता है, लेकिन यहाँ पर CO है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि CO क्या है, कम क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा है वो कम क्रियाशील है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये अभिक्रिया दे दी इन दोनों में से और बोल दिया कि इन दोनों में अभिक्रियाओं में से कौन सी संपन्न हो सकती है, तो आप यही बोलोगे ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जिंक है वो क्या आपका अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील क्या करता है, कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो अधिक क्रियाशील जिंक कम क्रियाशील CO को विस्थापित कर देगा, तो यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिंक है वो अधिक क्रियाशील है, तो उसके लिए हमारे पास में एक होती है सक्रियता सारणी। क्या होती है, सक्रियता सारणी। तो हमारे को उसका है उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो वो सक्रियता सारणी देखो क्या है, मैं यहाँ पर बना देता हूं, जो आपको याद करनी है सक्रियता सारणी। ये हम एक बीच में मिडिल मान लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। तो हाइड्रोजन से जो कम क्रियाशील होते हैं वो एक होता है कॉपर, फिर उसके बाद में होता है Hg, फिर आता है Ag, और फिर नीचे आता है Au। कॉपर, मरकरी, Ag होता है गोल्ड, सोना, सोने का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Ag होता है। और जो Ag है वो आपका सिल्वर है, Ag क्या है आपका सिल्वर है, मतलब चांदी है, और Au क्या है आपका गोल्ड है, और Hg क्या है, मरकरी है, ठीक है, मरकरी या पारा बोल सकते हो, और Cu क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो ये जो Cu, Hg, Ag, Au है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व है ये, ठीक है। अब दूसरी जो इससे ऊपर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वो कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील है वो आते हैं आपके Pb, Fe, Zn, Mg। अब इसके आगे ऊपर ही रहेगा, ठीक है, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, ये होता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पलबम, फेरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये क्या होते हैं, सारे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो आपको इनको क्रम में ही याद करना पड़ेगा। और देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपका एक बीच में आधार हो गया। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन कौन से हो गए, Cu, Hg, Ag। याद कैसे करोगे कि ऊपर भी Cu, देखो यहाँ पर U आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है, Gg आ रहा है, तो ऊपर Cu हो गया, नीचे क्या हो गया, Au, ऊपर Hg हो गया, नीचे क्या हो गया, Au। मतलब याद रखना नीचे दोनों A आएंगे और AM में से भी नीचे कौन आएगा, जिसके साथ में U आएगा वो आएगा। तो आप आसानी से यहाँ पर याद कर लोगे, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील ये तत्व हैं, ठीक है। तो ये तो आपको इंपोर्टेंट याद होनी चाहिए, या तो याद नहीं होता फिर भी याद तो करनी है आपको, लेकिन ये तो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अधिक क्रियाशील जिंक अधिक क्रियाशील है, देखो Cu से, क्योंकि Cu तो क्या कम क्रियाशील है, इसका मतलब जिंक है वो क्या कर सकता है, Cu को विस्थापित कर सकता है। क्या जिंक है वो Mg को विस्थापित कर सकता है, नहीं, जिंक Mg को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंक क्या है, कम क्रियाशील है, Mg क्या है, अधिक क्रियाशील है। ऊपर जाओगे तो वो क्रियाशीलता बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर कौन सा हो गया, पोटेशियम। मतलब पोटेशियम इन सबको विस्थापित कर सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी है वो पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ये ऊपर वाले जो है, ठीक है, ऐसे सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। पीबी को लिख दोगे प्रभु, फिर
जन्नत मांगे कर ना खोटा काम। ठीक है, यहां तक ही काम को याद नहीं रखना है, खोटा रख लेना है, यहाँ पर दोनों एक ही बात है यहाँ पर। तो प्रभु फिर जन्नत मांगे, प्रभु मतलब पीबी, फिर मतलब फेरस, जन्नत मतलब जेडन, मांगे मतलब एमजी, कर मतलब कैल्शियम, ना मतलब सोडियम, खोटा मतलब के मतलब पोटेशियम। ऐसे आप याद कर सकते हो, ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद करने में थोड़ी सी आसान रहेगा। तो ये होगी आपकी सक्रियता सारणी, इसको क्या कहते हैं, सक्रियता सारणी। ठीक है, तो ये होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अभिकारक के द्वारा दूसरे अभिकारक को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर कौन विस्थापित करेगा, जो अधिक क्रियाशील होगा वही क्या करेगा, कम क्रियाशील को विस्थापित कर पाएगा, कम क्रियाशील है वो अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर पाएगा। और उसके लिए हमारे पास में एक सारणी होती है जिसको बोलते हैं हम सक्रियता सारणी। तो इस सक्रियता सारणी को आपको अच्छे से वो याद करना है। यहाँ पर इनको तो आप आसानी से याद कर पाओगे, ऊपर नीचे आपके यू यू हो गए, मतलब ऊपर से यू नीचे ए यू, और बीच में क्या हो गया एच जी और एच, क्रम से याद करना है सबको। और इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, इससे याद करना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप सीधा याद कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो ये होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो आज के जो इस वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के, अभी तो हमारे 2 उदाहरण हुए, आगे हमारा आएगा अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिर उसके बाद में अपघटनीय अभिक्रिया और जो भी आगे आएगी उनका हम अध्ययन करेंगे।